नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित उनका निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस निबंध का सार करेंगे, इस पाठ का सार करेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका पाठ परिचय देख लेते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। पाठ परिचय है अंतरा पुस्तक में संकलित निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सन 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। प्रस्तुत भाषण में लेखक भारत की तत्कालीन स्थितियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए भारतीयों को कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर आत्म सुधार, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, समाज और राष्ट्र उत्थान के कार्यों में जुट जाने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा उन्होंने दी है। भारतेंदु जी कहते हैं कि ब्रिटिश राज में भारतीयों को उन्नति करने, ज्ञान विज्ञान से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिसे खोना नहीं चाहिए। इस निबंध में भारतेंदु जी भारतीय समाज के लोगों को समय के सदुपयोग, परिश्रम, संयम और वैज्ञानिक सोच का महत्व बतलाते हैं और बड़े रोचक ढंग से उन्हें उनकी कमियां बतलाते हुए कटाक्ष करते हैं। तो चलिए पाठ का सार देखते हैं। भारतेंदु जी ने प्रस्तुत निबंध में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बलिया के ददरी जिले के मेले में आयोजित साहित्य सभा के आयोजकों, जिले के कलेक्टर रॉबर्ट तथा चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल जी की प्रशंसा की, जिन्होंने यह आयोजन करवाया था। उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन तो स्वयं उनकी जन्म एवं कर्म भूमि बनारस में भी नहीं हो पाता। भारतेंदु जी कहते हैं कि हिंदुस्तानियों में उन्नति करने की अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। भारतीय लोग रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह हैं, जिन्हें चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता है। भारतीय लोग हनुमान की तरह हैं, जिन्हें उनकी शक्ति से अवगत कराने के लिए जामवंत सा कोई व्यक्ति चाहिए, जो कह सके, पवन पुत्र हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो, अपनी शक्ति को पहचानो। भारतीय समाज की हालत एक के ऊपर एक बैठे 3 मेंढकों के जैसी है। सबसे ऊपर का मेंढक राजा महाराजा, जमींदार और अंग्रेज शासकों का है, जो केवल जोक शोक ही चिल्लाता है और मौज मस्ती में ही डूबा रहता है। इस देश के शासक और अफसरशाही लोग चापलूसी और विलासिता में डूबे हैं। बीच का मेंढक समाज का पढ़ा लिखा और प्रबुद्ध सुविधा संपन्न वर्ग है, जो कि अपने आप में ही खोया और चिंताग्रस्त है। तीनों मेंढकों के भार से दबा सबसे नीचे तीसरा मेंढक है, जो कि चिल्ला रहा है, गए हम। यह भारत की शोषित जनता है, जो कि पिस रही है। उसे राह दिखाने वाला और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। भारतेंदु जी ब्राह्मण समाज अर्थात पढ़े लिखे वर्ग से आशा करते हैं कि वे समाज को जगाने का काम करें, उन्हें जागरूक करें। जिस प्रकार विद्वान ऋषि मुनियों ने झोंपड़ियों में बैठकर बिना साधनों के ग्रहों और नक्षत्रों की गणना कर ली थी, जो कि आज इंग्लैंड के 16 लाख की दूरबीन से खोज करने पर भी खरी सिद्ध हो रही है। भारतेंदु जी के अनुसार हम उनकी संतान हैं, जो ज्ञान विज्ञान में किसी से पीछे नहीं थे, परंतु ब्राह्मणों के आलस्य के कारण हम पिछड़ गए। भारतेंदु जी कहते हैं कि वर्तमान समय में सभी राष्ट्र एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अंग्रेज, फ्रांसीसी, जर्मन और अमेरिकन घोड़े ही नहीं, जापानी टट्टू भी आगे निकल रहे हैं, परंतु भारत के काठियावाड़ी घोड़े अपनी जगह पर खड़े खड़े अपने खुर से जमीन खोद रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यह बात बहुत दुखदाई है। भारतेंदु जी अंग्रेजों की अच्छाइयों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि अंग्रेज के राज में उनके संपर्क में रहकर भी हमने यदि आगे बढ़ना नहीं सीखा, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। भागवत में भगवान ने कहा है कि पहले तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, फिर प्रभु की कृपा अति दुर्लभ। दोनों को पाकर भी जो ना उठे, वह तो महाअभागा है। भारतेंदु जी कहते हैं कि अंग्रेजी राज में भी तरक्की ना करने वाला भारतीय उस दुल्हन की तरह है, जिसका पति लंबे समय बाद प्रदेश से आता है, पर वह लाज के मारे आंखें खोलकर उसे देखती ही नहीं है
और वह प्रदेश वापस लौट जाता है। भारतेंदु जी कहते हैं कि भारत के लोगों को रोजी रोटी कमाने की चिंता है, उन्हें उन्नति से कोई लेना देना नहीं है, उनका ध्यान केवल रोजी रोटी कमाने की तरफ ही लगा रहता है। उनके अनुसार इंग्लैंड भी कभी भारत की तरह ही था, वहां भी कभी सारे लोग अमीर नहीं थे, परंतु वहां के लोगों को देश की चिंता थी, इसलिए वे अमीर हो गए। इंग्लैंड में साधारण इक्के वाला समय मिलते ही अखबार पढ़ता है, अपना ज्ञान बढ़ाता है, आम भारतीयों की तरह बेकार की गपबाजी में समय नष्ट नहीं करता। सबसे जरूरी कि हम सदुपयोग करना सीखें और आत्म सुधार की आदत डालें। भारतेंदु जी अपनी संस्कृति के सकारात्मक पक्षों को परंपरा से जोड़ने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं जो आज के समय के अनुकूल या उपयोगी नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे मेले आपसी मेलजोल बढ़ाने और व्यापार बढ़ाने के साधन हैं। हमारे व्रत शारीरिक शुद्धि में सहायक हैं। हमारे त्योहार साफ सफाई का अवसर प्रदान करते हैं। गंगा स्नान में पानी में पैर पहले ना डालने का विधान इसलिए है कि पैर की गर्मी सिर में ना चढ़े। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमें चाहिए कि परंपरा में जो अच्छा है उसे स्वीकार करें। यदि परंपरा में समुद्र पार यात्रा का विधान नहीं है तो उसे जोड़ें। बाल विवाह अनमेल विवाह को छोड़ें और विधवा विवाह को स्वीकार करें। लड़कियों को पढ़ाएं, उन्हें गृहस्थी की अच्छी शिक्षा दें। कहने का भाव यह है कि धर्म या परंपरा का अंधानुकरण ना करें। जो उपयोगी है उसे बचाएं, जो आवश्यक है उसे जोड़ें और जो अनावश्यक है उसे त्याग दें। भारतेंदु जी कहते हैं कि धर्म संप्रदाय और जाति के नाम पर हिंदुओं में जो भेदभाव है उसे समाप्त कर दें। सभी जातियों और संप्रदाय परस्पर समानता का व्यवहार करें और मिलकर देश की उन्नति में सहायता करें। देश के मुसलमानों को भी वे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। इस्लाम में जात पात नहीं, छुआछूत नहीं, ये उनकी विशेषता है। उनकी अशिक्षा और अज्ञानता को दूर करें। अमीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा जैसी रचनाओं को छोड़कर आधुनिक शिक्षा अपनाएं। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए कहते हैं कि जब घर में आग लगी है तो सास बहू को झगड़े छोड़कर आग बुझाने में लग जाना चाहिए। इसी प्रकार भारतीयों को संगठित होकर एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भारतेंदु जी स्वदेशी पर बल देते हुए कहते हैं कि हमारी हालत मांग कर कपड़े पहनने वालों जैसी है, जिनकी धोती अमेरिकन कपड़े की, अंगरखा इंग्लैंड का और कंघी फ्रांस की रहती है। अपनी कहने लायक तो उनकी मूछें ही होती हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि भारत का सारा धन विदेश में चला जा रहा है, हम अपने उद्योगों का विकास नहीं कर रहे हैं, जो देश में बनता है उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। भाषण के अंत में भारतेंदु जी भारतीयों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं भारत में पैदा करने अपने लिए उपयोगी शिक्षा पद्धति चुनने और अपनी भाषा में सारा व्यवहार करने की सलाह देते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी भाषा की उन्नति भी आत्मगौरव के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत भाषण उनकी कला का अद्भुत नमूना है। अंग्रेज अधिकारियों के सामने वह बलिया के भारतीय आयोजकों का गुणगान करते हैं और साथ ही अंग्रेजों की अच्छाइयों और बुराइयों को एक साथ इस प्रकार रखते हैं कि अंग्रेज शासक को बुरा भी ना लगे, अपनी बात भी कह दें। अंग्रेज कलेक्टर के रहते स्वदेशी की बात चतुराई से की गई है। भारतेंदु जी निश्चय ही भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। तो ये आपके पाठ का सार है। आगे चलते हैं हम प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ कहा जाए वह बहुत कुछ है, क्यों कहा गया है? उत्तर है, भारतेंदु जी कहते हैं कि भारत देश के लोग आलस्य से भर गए हैं, वह काम नहीं करना चाहते। यह देखते हुए उन्होंने कहा कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। वे भारतीयों को कहते हैं कि अपने अंदर के आलस्य को हटाकर काम करने की प्रवृत्ति को जगाएं, परिश्रम करो और देश के विकास में अपना योगदान दें। दूसरा प्रश्न है, जहां रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो वहां क्यों ना ऐसा समाज हो? वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? उत्तर है, भारतेंदु जी ने सभा के आयोजकों, जिले के कलेक्टर रॉबर्ट साहब की प्रशंसा की, जिन्होंने यह आयोजन करवाया था, क्योंकि रॉबर्ट एक विवेकशील अधिकारी था जो समाज सुधार को बढ़ावा देता था। भारतेंदु जी के अनुसार जिस सभा में रॉबर्ट साहब जैसे अधिकारी हो वहां विद्वानों, समाज सुधारकों और देश की चिंता करने वालों का सम्मिलित होना स्वाभाविक है। तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती है ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो।
से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है? उत्तर है, भारतेंदु जी कहते हैं कि हिंदुस्तानियों में उन्नति करने की अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें प्रेरणा और मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। भारतीय लोग रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह हैं, जिन्हें चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। आगे है, देश की सब प्रकार की उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए हैं उनमें से किन्हीं चार का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। उत्तर है, भारतेंदु जी ने अपने भाषण में भारत को उन्नत करने के लिए अनेक उपाय बताए हैं, जिनमें चार प्रमुख हैं। अपनी संस्कृति से जुड़ना। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में जो भी अच्छा है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उससे जुड़ना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। हमें उपवास, व्रत, तीर्थ, मेले, त्योहार आदि मनाने चाहिए, इससे आत्मगौरव बढ़ेगा। दूसरा है विधवा विवाह और नारी शिक्षा पर बल। भारतेंदु जी स्त्री शिक्षा के द्वारा समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने की बात कहते हैं और बाल विवाह रोकने तथा विधवा विवाह कराने का समर्थन करते हैं। तीसरा है समता पर आधारित एकता। भारतेंदु जी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए कहते हैं कि जब घर में आग लगी है तो सास बहू को झगड़े छोड़कर आग बुझाने लग जाना चाहिए। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमानों को संगठित होकर एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चौथा है स्वदेशी वस्तुओं पर बल। भारतेंदु जी कहते हैं कि अगर देश का विकास करना है तो विदेशी वस्तुओं को त्याग कर भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसा करने से भारत का धन भारत में ही रहेगा, बेरोजगारी दूर होगी और उद्योगों का विकास होगा। पांचवा प्रश्न है, लेखक जनता को मत मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है? उत्तर है, भारतेंदु जी हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदू मत मतांतर छोड़ दें, जात पात और छुआछूत से मुक्ति पाएं तथा मिलजुल कर रहना सीखें, अपने धर्म को ठीक से समझें और शास्त्रों में जो शुभ है, उपयोगी है, उसे अपनाएं। हिंदू परिश्रमी बने और आत्मनिर्भर हों, अपनी भाषा की उन्नति का प्रयास करें। मुसलमानों को कहते हैं कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इंद्र सभा जैसे श्रृंगारिक नाटक और अमीर हसन की मसनवियों से उनका चरित्र खराब ना होने दें, अपने लड़कों को अच्छा काम धंधा सिखाएं। छठा प्रश्न है, आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य को एक अनुच्छेद में स्पष्ट कीजिए। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसी ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। उत्तर है, भारतेंदु जी के अनुसार विदेशी हमारे देश से कच्चा माल ले जाते हैं और अपने कारखानों में वस्तुएं तैयार करके भारत में बेचते हैं, जिससे हमारे देश का धन हजारों रूपों में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका पहुंच जाता है। हम अपने उद्योगों का विकास नहीं कर रहे हैं, जो देश में बनता उसे छोड़ते चले जा रहे हैं, जिससे हमारे देश में बेकारी और गरीबी बढ़ रही है। सातवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। बलिया का मेला और स्नान। उत्तर है, बलिया का मेला स्नान करने के लिए होता है। इस दिन सभी स्नान करते हैं और अपनों से मिलते हैं। एकादशी का व्रत। यह व्रत शरीर के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। गंगा जी का पानी पहले सिर पर चढ़ाना। गंगा जी में जाने से पहले पानी सिर पर डालने से पैर के तलुए में व्याप्त गर्मी सिर पर प्रभाव नहीं छोड़ती है। दिवाली मनाना। दिवाली से पहले घरों में सफाई की जाती है। इस प्रकार दिवाली का त्यौहार मनाने के बहाने साल में एक बार पूरे घर की अच्छे प्रकार से सफाई हो जाती है। होली मनाना। वसंत की हवा मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। स्थान स्थान पर होली की अग्नि जलाने से बसंत की बिगड़ी हवा स्वच्छ हो जाती है। उक्त संदर्भ में क्यों कहा गया है कि यही त्योहार ही तुम्हारी मानो म्यूनिसिपैलिटी है? उत्तर है, जिस प्रकार म्यूनिसिपैलिटी शहर की साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखती है, उसी प्रकार यह त्योहार न केवल घर बार और आसपास के परिवेश की सफाई पर बल देते हैं, बल्कि इनके कारण हमारी आत्मिक तथा भावात्मक शुद्धि भी हो जाती है। आठवां प्रश्न है, आपके विचार से देश की उन्नति किस प्रकार संभव है? कोई चार उदाहरण तर्क सहित दीजिए। उत्तर है, हमारे विचार से देश की उन्नति निम्नलिखित चार उपायों से संभव हो सकती है। पहला है आलस्य का त्याग। हमें इस आलस्य को त्यागना होगा और अपने समय का सही सदुपयोग करना होगा। इस तरह हम समय का सही उपयोग करके उन्नति के मार्ग में चल सकते हैं। शिक्षा का प्रसार। भारतीयों को शिक्षा के महत्व को समझना होगा। शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। इस तरह शिक्षित भारत की उन्नति निश्चित है।
सांप्रदायिकता से मुक्ति। सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद के कारण समाज में हिंसा फैलती है और राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए सांप्रदायिकता से मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। जनसंख्या पर नियंत्रण। हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा। हमारे देश के साधन आबादी के कारण जल्दी समाप्त हो जाएंगे और हमें दूसरे देशों में निर्भर रहना पड़ेगा। अतः हमें जनसंख्या को बढ़ने से रोकना होगा। भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है एक भाषण है। उत्तर है, भारतेंदु जी का यह भाषण सुविख्यात है। भाषण की पहली विशेषता यह है कि इसमें प्रमुख अतिथियों और श्रोताओं को संबोधित किया जाता है। इस भाषण में भारतेंदु जी ने सभा के आयोजकों, जिले के कलेक्टर रॉबर्ट तथा चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारी लाल जी की प्रशंसा और बलिया के लोगों को संबोधित किया। भाषण की दूसरी विशेषता है कि मंच पर बोलने से पहले वक्ता द्वारा किसी विषय पर विचार क्रम में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रस्तुत भाषण में लेखक भारत की तत्कालीन स्थितियों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए भारतीयों को कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर आत्म सुधार, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, समाज और राष्ट्र उत्थान के कार्यों में जुट जाने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देते हैं। तीसरी विशेषता सरल भाषा और वार्तालाप की शैली रहती है। इस भाषण की भाषा सरल, सुबोध और वार्तालाप की शैली में है। चौथी विशेषता यह होती है कि वक्ता का विशेष दृष्टिकोण इसमें दिखाई देता है। इस निबंध में भारतेंदु जी भारतीय समाज के लोगों को समय का सदुपयोग, परिश्रम, संयम और वैज्ञानिक सोच का महत्व बतलाते हैं। 10वां प्रश्न है, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो से लेखक का क्या तात्पर्य है? वर्तमान संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी विचार और स्वदेशी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार अपने देश की भाषा हर प्रकार की उन्नति का आधार है। बच्चे की प्रतिभा का विकास इसी भाषा में अधिक होता है। यह भाषा हमें सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है और हमारे स्वाभिमान को पुष्ट करती है। उनके अनुसार अपनी भाषा के बिना तो राष्ट्र गूंगा है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठ गप से छुट्टी नहीं। राजे महाराजे अर्थात भारत के उच्च वर्ग के लोग अपने पूजा पाठ, भोजन, झूठी गप्पे, भोग विलास, मनोरंजन में लगे रहते हैं और आम जनता से कटे रहते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। सभी देशों की कोशिश है कि उन्नति के शिखर पर वही सबसे पहले पहुंच जाएं। हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती बाबा, हम क्या उन्नति करें? उत्तर है, देश की आम जनता का कहना है कि उन्हें तो आजीविका कमाने में इतना परिश्रम करना पड़ता है कि वह देश की उन्नति के विषय में कब सोचे और क्या सोचें। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। उत्तर है, कुछ लोग झूठी शान दिखाने के लिए उधार के कपड़े पहनकर महफिल में शामिल होने से परहेज नहीं करते, जबकि ऐसे लोग बाहरी दिखावा करते हैं और भीतर से खोखले होते हैं। तो बच्चों, ये आपका पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।